ले भाई कति तोड़ पाट गया आज तो। और आज बात करांगे अपा कि जो एलनाबाद में होया ना उसके पीछे का खेल समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जैसे दिन में जब सरगर्मी चल रही थी चुनाव की रिजल्ट की, तो मेरे थी कई लोग जैसे फ़ोन करें, मैसेज करें और पूछें कि डॉक्टर साहब यूके चल रहा है। तो मैंने कहा कि देख भाई, स्क्रिप्ट भी बन रही है एक तो कुछ तो, और दूसरा आज ये जो चुनाव है खास तौर पर इलाहाबाद का, ये भारत की राजनीति का तो पता नहीं, लेकिन हरियाणा की राजनीति की दिशा जरूर तय करेगा। और दिशा कैसे तय करता है, मतलब ऐसा मत समझना कि जो इसके रिजल्ट होंगे वही आगे रिजल्ट होंगे। चुनाव का रिजल्ट अपने को बहुत सारी चीजों का मतलब के बारे में एक आंकलन देके जाएगा और फिर हमें बहुत बड़ी सीख देके जाएगा। तो इस आंदोलन से हम क्या सीख लेंगे ये तो हमारे विवेक के ऊपर मतलब निर्भर करता है, लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर थे जिसने चुनाव को प्रभावित किया, और आने वाले वक्त में फिर उन लोगों को जो योद्धा लोग हैं, जो योद्धा किसान आंदोलन के लिए और इस मतलब पूरी नस्लों की लड़ाई लड़ने के लिए बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जगह जगह पूरे हरियाणा के अंदर बैठे हैं, इवन पूरे देश के अंदर लोग विरोध कर रहे हैं। तो इस खेल को जब समझना शुरू करेंगे लोग, तभी तो आगे जाकर के इनके षड्यंत्र को नाकाम करेंगे ना। अगर इनका खेल ही नहीं समझ में आया तो षड्यंत्र को नाकाम कैसे करेंगे। अब पिछले 7 सालों से जो सरकार ने, इवन केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो, उसने क्या कर रखा है, दुष्यंत चौटाला को वो चीजें दे रखी हैं जहां वो खूब पैसा बना जाए। जो बड़े उद्योगपति हैं वो रिश्वत दे के बीजेपी और आरएसएस के लोगों को वो अमीर और होते जान लग रहे हैं, चाहे माइनिंग वाले हो गए, चाहे जंगल जिनको दे दिए वो है, चाहे बाबा लाला रामदेव जैसा हो गया, कभी 1200 एकड़ कहीं दे दी, 1100 एकड़ कहीं दे दी उसको जमीन फ्री फंड में। फिर इधर से जो अपनी जो सरकारी कंपनियां थी, जो पूरे देश के जिनको नवरत्न कहा करते थे, उन नवरत्न कंपनियों को बेचा और उन लोगों को बेचने के लिए लोन दिया बैंकों ने, और बैंकों के अंदर पैसा जमा आम आदमी का, मतलब आम आदमी का पैसा बैंक के अंदर जा रहा है, या उसकी जमीन कर्जे पे है, नीलाम होने की है, उसको मतलब भारी भरकम बिजली के बिल भरने पड़ रहे हैं, टैक्स के नाम पे लूट मचा रखी है, जो पेट्रोल डीजल का टैक्स है उसके नाम पे लूट मचा रखी है। सरकारी महकमों के अंदर कर्मचारियों के ऊपर जबरदस्त प्रेशर डाला जा रहा है ताकि या तो वो नौकरी छोड़ जाएं या फिर मतलब वहां अराजकता का माहौल आ जाए ताकि उनको बेचने का इनको मौका मिल जाए। तो इस तरह से गरीब आदमी को और गरीब किया जा रहा है, अमीर आदमी को और अमीर किया जा रहा है, और ये पूरे योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अपने आप हो रहा हो और कोई एक आदमी, कोई एक गधा उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हो, जैसा कि ये जो संगी और कमल गट्टे बकवास करते रहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या था इस चुनाव के दौरान जो सोचने के लिए अपने को मजबूर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी इसके अंदर, वो जो मुझे लगी वो ये लगी कि 65,992 वोट, यानी लगभग 66,000 वोट मिली अपने को अभय सिंह चौटाला को, और गोपाल कांडा को 59,253 वोट मिली, यानी लगभग आप 59,000 ही लगा लो, तो उसको राउंड ऑफ कर दिया। तो इस हिसाब से लगभग 7,000 वोटों का डिफरेंस रहा जो दोनों कैंडिडेट के बीच में, और कांग्रेस का कैंडिडेट 20,904 वोटों पे पहुंच गया। देखो भाई, कांग्रेस का तो विरोध कहीं भी नहीं था, तो कांग्रेस के कैंडिडेट का प्रचार कम था या वो कैंडिडेट खरीद लिया गया, ये एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि जिस आदमी ने ये चुनाव लड़ा और जिस हिसाब से पूरा प्रकरण रहा इलाहाबाद का, जो हम लोग देख रहे थे, जिस तरह के वीडियोस आए मार्केट के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर, और जिस तरह से मीडिया को खरीदा गया था, सरकारी अमले का जिस तरह इस्तेमाल किया गया, डीसी और एसपी भी जो गोपाल कांडा के पर्सनल नौकरों की तरह बिहेव कर रहे थे, और यहाँ तक कि मतलब आप डिस्ट्रिक्ट के कप्तान होते हुए, आप जिले के कप्तान होते हुए आप ये बयान दे रहे हो अगर कि गोपाल कांडा एक तरफा जीता हुआ है, तो इसका मतलब रिजल्ट आने से पहले, तो इसका मतलब है कि आपको भी मैनेज कर लिया गया है, आपको भी 50-100 करोड़ रुपए दे दिए गए होंगे जरूर।
मुझे ये पता चला, मतलब उसके नजदीकी सूत्रों से, कि गोपाल कांडा ने करीब करीब 700 करोड़ रुपया इस चुनाव के ऊपर लगाया। गोपाल कांडा का मकसद था अभय चौटाला की राजनीतिक जीवन के ऊपर ब्रेक लगा करके उनके विकल्प के रूप में खड़ा होना। गोपाल कांडा के इतने ज्यादा वोट लेने से समाज के अंदर गंदे, बलात्कारी, गुंडे और वाहियात लोगों को राजनीति में जगह मिलेगी, ऐसा परसेप्शन तैयार करने की कोशिश थी बीजेपी की। अदरवाइज बीजेपी ऐसे आदमी को टिकट देना जो कि शोर शोट मतलब बलात्कारी तो है ही है, वो सिंपली गीतिका हत्याकांड के अंदर सारों ने सारा पूरा खेल समझा था। यही बीजेपी मतलब पिछले राज के अंदर जिस वक्त ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गोदी में बैठा हुआ था कांडा, उस टाइम पे इसके इस्तीफे की मांग कर रही थी, और आज यही बीजेपी इसको मंत्री बनाने के लिए तैयार थी, पहले वाले चुनाव के अंदर, इस बारी वाली भी 2019 के अंदर भी, और अब दोबारा से फिर इसको ये किया। तो किसी ने मुझे बताया कि 100 करोड़ रुपए ये बीजेपी के पार्टी फंड में दे करके गया। आप इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी के खाते में कितने पैसे गए होंगे ये आपको पता चल जाएगा। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड में पूरा मोदी जी ने निश्चित किया हुआ है कि किसी भी पार्टी को कोई कंपनी या कोई भी आदमी कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा देता है, इसकी कोई जांच कभी नहीं हो सकती, इसका खुलासा कभी नहीं हो सकता। और ये नियम तब तक रहेगा जब तक भाजपा को ये नहीं लगता कि अब उसकी सरकार नहीं रहेगी। तो जिस वक्त ऊपर के जो लोग हैं, जैसे अंबानी अडानी के जो आका हैं, जिनका पैसा अंबानी अडानी का की कंपनियों में लगा हुआ है, यानी कि जो हमारे देश के मालिक बनने का प्लान कर रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले गुंडे, जो क्रिमिनल गैंग है, उस क्रिमिनल गैंग का हाथ जब तक नरेंद्र मोदी के ऊपर रहेगा तब तक चुनावों के अंदर पैसे का बोलबाला रहेगा। अब ये जो बोलबाला है, आम आदमी अगर चुनाव लड़ता है तो वो 700 करोड़ रुपया नहीं खर्च कर पाएगा, वो 100 करोड़ रुपया नहीं खर्च कर पाएगा, वो 50 करोड़ या 20 करोड़ भी नहीं खर्च कर पाएगा, वो 10 करोड़ भी नहीं खर्च कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 700 करोड़ खर्च करके एक आदमी जब टक्कर में आने की पोजीशन में आ गया, एक तो चीज यहां से ये क्लियर हो गई कि कांग्रेस इस पार्टी की विकल्प के तौर पे नहीं आ सकती, क्योंकि कांग्रेस में जो इस तरह के लोग बैठे हैं, जो कैंडिडेट है हमारा कांग्रेस का, मैं किसी का भी नाम अभी तीसरे कैंडिडेट का, बेनीवाल साहब की जो मैं बात करूं चलो नहीं लूंगा, तो अगर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट है और अगर वो इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी है, वो इतना ज्यादा बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है कि वो अपना प्रचार ही जानबूझकर कम कर दे, तो मुझे लगता है कि ये सोचने की जरूरत है आने वाले वक्त में कि क्या कांग्रेस इसका विकल्प हो सकती है। मैं ये माना करता था कि जो अरविंद केजरीवाल है वो एक विकल्प के तौर पे आगे आ सकता है। हालांकि पंजाब में जो रिजल्ट आएंगे, जहां तक मैं अभी आकलन कर रहा हूं, पंजाब में अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट करने का पूरा प्लान किया हुआ है उसी क्रिमिनल गैंग ने, क्योंकि दिल्ली के अंदर मास्क कंपलसरी कर रखा है उस बंदे ने, जो यूपी के चुनाव के अंदर उसका एक भी कैंडिडेट, एक भी आदमी नहीं यूज करता, और इधर पंजाब के अंदर कोई नहीं करता। उधर जाने के लिए, नौकरी पर जाने के लिए सर्टिफिकेट की अनिवार्यता है, नहीं तो आपको लीव पर समझा जाएगा या फिर आपको जेल भेजने की तैयारी हो रही है। लेकिन रैलियों में आने के लिए लाखों लोगों के, वहां पर आपको इसे किसी सर्टिफिकेट, टीका लगे हुए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो यहां से ये दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल का ये दोगला और राक्षस वाला चेहरा जो दिखाई दे रहा है, इसके हिसाब से मुझे लगता है कि उस क्रिमिनल गैंग का ये मैनेज किया हुआ बंदा है। क्योंकि अब मुझे देखो, पहले बहुत ज्यादा रिसर्च में मैं नहीं गया था, तो जिस वक्त फोर्ड फाउंडेशन से जब आम आदमी पार्टी को चंदा मिलने की बात होती थी, उस वक्त मुझे लगता था कि चंदा तो कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन फोर्ड फाउंडेशन उन्हीं लोगों की गैंग का मेंबर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जो इसने ये फर्जी महामारी पूरी दुनिया के ऊपर थोपी हुई है और एक मैंडेटरी कर रहे हैं, टीके वाले पासपोर्ट वाला जो मैंडेट है, और जिसके खिलाफ पूरी दुनिया में बहुत बड़े संघर्ष हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इन आंदोलनों के दौर में जब आप ये समझेंगे कि उनकी नजर इसके ऊपर है, यही कारण है कि राहुल गांधी भी इतना ही जोर लगा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा टिकट होके जाएं।
वो टीके जिनके साइड इफेक्ट भी आने लगे हैं और लोगों के अंदर एक भय का माहौल बन रहा है। बहुत से लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट भी बनाए, जिसके लिए मैंने मना भी किया था कि ये मत बनाइएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत खतरनाक होने वाला है। आपकी UHID जो बनाना है, ये इनका लास्ट पर्पस है, जो अब आपको गुलाम करने की दिशा में काम करेगा। हरियाणा में कर्मचारियों को स्मार्ट वॉच मिलेगी, ये उसी का खेल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंटर के अंदर अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो पब्लिक लीडर है, तो वो इस गैंग के काबू में नहीं आएगी। उसने तो अभी बोल भी दिया था कि जितने अब केसेस आ रहे हैं वो केसेस वो हैं डेथ के केसेस भी, हार्ट अटैक के केसेस भी, ब्रेन हेमरेज के केसेस भी, जिन्होंने दोनों के दोनों अमृत प्याले लिए हुए हैं, जिन्होंने दोनों डोज ली हुई है। तो इसलिए ममता बनर्जी को वो गैंग अप्रूव नहीं कर रहा, तो उनका मीडिया ममता बनर्जी को के बारे में नेगेटिव खबर ही दिखाएगा। अरविंद केजरीवाल क्योंकि ये कर रहा है, तो यूनाइटेड नेशंस वाले लोग आकर के इसकी तारीफ करके गए। उधर वर्ल्ड बैंक वाले उसको लोन भी दे रहे हैं। सेंटर को $100 अरब का लोन दिया था, आपको याद हो तो, यही लगाने के लिए, लॉकडाउन लगाने के लिए, लोगों को घरों में बैठे हुए पैसे देने के लिए। और इधर से आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह का दोगला चेहरा दिखाई दे रहा है, तो उनके लिए वो सुटेबल, ऐसे लोग बहुत सुटेबल होते हैं। आप देखेंगे 2014 से पहले नरेंद्र मोदी को देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के सारे मतलब कायदे भी पता थे, सारे मतलब उपाय भी पता थे, लेकिन अब जैसे ही सरकार बन गई तो अब इन साहब के पास में कोई उपाय नहीं है। तो इसका मतलब जो बर्बादी है वो प्लान्ड है। तो इधर से राहुल गांधी इतना ही जोर लगा रहा है, नरेंद्र मोदी तो लगा ही रहा है। जो 100 करोड़ का आंकड़ा वो बोलता है, उसमें से 60% तो फर्जी है, जिन्होंने लिए नहीं हुए घर पे घर घर बन रहे हैं। अब आप ये समझिए, जिस सरकार को ये मालूम है कि कितने लोग घर से बाहर निकले, कितने नहीं निकले, कितनों ने टीका लिया, कितनों ने नहीं लिया, क्या उस सरकार को ये नहीं पता कि यहाँ ड्रग्स की तस्करी कौन करता है और ये फर्जी सर्टिफिकेट कौन बनाता है? ये बेवकूफाना हरकतें हैं। सरकार को सब मालूम होता है, उन्हीं की शय पर ये होता है, और उनको पता है कि हमने ये ही बनाना है, इतने ही % लोग मारने हैं, इतने % लोगों का सर्टिफिकेट बना करके उनको UHID बनाना है। ये पूरा खेल प्रोजेक्टेड है। तो अब ये तीनों बड़े नेता जिनको हम नेता मानते हैं, ये ऑलरेडी बिके हुए हैं। तो पार्टी की अगर आप राजनीति करते हो आने वाले वक्त में, तो आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, ये मान के चलिएगा। पहला पॉइंट तो ये है। तो आप ये मानिए कि अगर आप ये कहते हो कि क्या तुम किसी पार्टी के नहीं हो, और क्या हम मतलब ये मान के चलें कि क्या आम आदमी इतना मजबूत हो सकता है, तो ये इस एलनाबाद के चुनाव ने बताया कि आम आदमी इतना मजबूत हो सकता है। क्योंकि जब वो निराश होकर के मुझे कह रहे थे, जब वहां बैठे हुए लोग, तो मुझे जब उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब ये तो कमाल ही हो गया, कांडा को भी इतने वोट दे दिए, क्या इतने लोग बीजेपी के और जेजेपी के गठबंधन के साथ हैं? बीजेपी, जेजेपी, गोपाल कांडा का पैसा, बलात्कारी लोग, गुंडे प्रशासन, गुंडे बैठे हुए DC और SP, और वो सारा अमला, सारा गुंडा मीडिया, ये सारे लोग मिलकर के किसके खिलाफ लड़ रहे थे? किसान के खिलाफ लड़ रहे थे। अभय चौटाला बुरी तरह से हारता अगर किसान आंदोलन इसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि किसानों ने एक मत होकर के इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अभय को वोट किया। हो सकता है ये कारण रहा हो कांग्रेस के उम्मीदवार को कम वोट मिलने का, क्योंकि INLD को बड़ौदा में ऐसे ही हुआ था। बड़ौदा के अंदर INLD का भी तो यही हाल हुआ था। तो अगर इसको 5000 वोट भी मिलते कांग्रेस के उम्मीदवार को, तो भी कोई अतिशयोक्ति ना होती, क्योंकि वहां ये अपना हिसाब बराबर कर लेता। तो वहां लोगों ने देखा कि बीजेपी के कैंडिडेट को कांग्रेस हरा सकती है, तो उन्होंने कांग्रेस को वोट किया। यहां पर देखा कि बीजेपी को अभय चौटाला हरा सकता है, और क्योंकि उसका एक कहते हैं कि वो टिकैत साहब की लैंग्वेज में कि उसका बस्ता टिका हुआ था, तो वापस उसका बस्ता पकड़ाना था किसानों ने। तो ये भी एक पॉइंट है। दूसरा, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर किसान और आम आदमी संगठित होता है, तो ये वाकई एक मतलब बड़ी जीत होगी। अब रह गई उन लोगों की कि जिन लोगों ने ये वोट मतलब जो है इस कांडा को वोट दिए। तो मैं कुछ दोस्तों के मेरे पास फोन आए, जैसे एक दोस्त का फोन आया मेरे पास, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास एलनाबाद से कुछ लोग आते थे जो मेरे घर में पेंटिंग का काम करते थे।
पेंटिंग मतलब सॉरी ये सफ़ेदी वगैरह का काम, और कुछ घर की रिपेयर के लिए मिस्त्री थे। तो वो एलनाबाद से आए हुए थे। उन्होंने हमें बताया कि साहब हमें पता है कि हमें हमारे ज़मीर नहीं बेचना है, हमें अच्छे आदमी को वोट करना है, पर क्या करें, हमारे काम धंधे चौपट कर दिए हैं, तो हमें पैसे लेने पड़े। तो एक एक वोटर को 15-15, 20-20 हज़ार रुपये उन लोगों ने दिए। तो बहुत से लोगों ने ऐसा किया कि पैसे उनसे ले लिए और वोट उनको नहीं दिए। जैसे ये बताया जाता है कि दुष्यंत चौटाला को भी 100 करोड़ रुपए दिए गए कि तुम खड़े होकर के सपोर्ट करो। 100 करोड़ रुपया रणजीत चौटाला के लिए दिया गया कि तुम्हें मतलब हराना है इनको, और ये वैसे ही खिलाफत कर रहे थे। तो खिलाफत भी थी, खुल के खिलाफत करवाने के लिए इन लोगों को पैसे दिए गए। ये तो पैसे पे बिकाऊ लोग हैं, तो मुझे लगता है इसने दे दिए होंगे। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा आंकड़ा 100 करोड़ का 50 करोड़ का हो सकता है कि गलत हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वाकई में दिए हों। अब ये तो वहाँ के लोगों की इनपुट है जो मुझे मिले हैं। लेकिन इतना पैसा बंटने के बावजूद भी अगर किसान ने अभय चौटाला को जिताया है, तो एक तो उसका कर्जा उतर गया, और दूसरी बात ये भी पता लग गया कि अगर संगठित होंगे तो बड़े बड़े पैसे वालों की गुद्दी लगाई जा सकती है। आने वाले वक्त में इससे और भी सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि किसान इतना अच्छी तरह से संगठित नहीं हुआ है, अभी इतना समझदार नहीं हुआ है, अभी उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है, उसके युवा अभी निकल कर नहीं आए हैं। लेकिन जिस दिन वो आएंगे उस दिन इनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो अभी बहुत जल्दी हम इस दिशा में भी काम करने वाले हैं कि उन लोगों को ये पता चले कि इन घाघ लोगों से लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट इसके अंदर समझने वाला है वो ये है कि जो लोगों ने अभी दिवाली पर उनसे पैसे लेकर के अपने मोबाइल ले लिए, खरीद लिए, तो क्या वो आने वाले वक्त में भी ऐसे ही बिक जाएंगे? क्या वो वोट्स आने वाले वक्त में बिकेंगी? तो मुझे नहीं लगता वो बिकने वाली है, क्योंकि लगभग हर डिपार्टमेंट के अंदर आप सोचिए कौन सा ऐसा महकमा है या कौन ऐसा आदमी है जो आज भी बीजेपी को सपोर्ट करता है। एक सिंगल आदमी नहीं है जो इनको करता है। जो आज बीजेपी जेजेपी जैसे लोगों को सपोर्ट करता है वो एक नंबर के ऐसे लोग हैं जो मतलबी किस्म के लोग हैं, जिनका समाज में कोई अस्तित्व नहीं है, जो समाज के लिए रत्ती भर भी नहीं सोचते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे गंदे लोग कौन है। पहले तो उनका पता लगाइए समाज के अंदर, जो जेजेपी और बीजेपी को आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका ध्यान रखिए कि ये कौन कौन लोग हैं। दूसरा, एक बात का आपको ख्याल रखना है कि अब हमें अपने युवाओं को सड़क पे उतारना पड़ेगा और उनको बाकायदा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि आपको चुनाव कैसे लड़ने हैं। जैसे ये संघ के लोगों को देते हैं, तो किसान को ये बात करनी पड़ेगी। तो अपना गांव अपने आप बचाने वाली जो अपनी मुहिम है उसको और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। तीसरा, इन पैसे वाले लोगों से लड़ना कैसे है। आपको निराश नहीं होना है इस बात से कि ये भी इतने वोट ले गए। ये सिर्फ ये मैसेज देने के लिए लेकर के गए हैं, क्योंकि ये प्री प्लान पूरा गेम था। तो ये इनका मैसेज सिर्फ इतना ही था कि आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, किसान आंदोलन का कोई असर नहीं है, ऐसा साबित करने की इनका प्लान था, और जो कि मुझे लगता है वो फेल हो गया। क्योंकि किसान आंदोलन की बदौलत ही गोपाल कांडा हारा है। तो कांडा के हारने के पीछे एकमात्र शक्ति है किसान। तो किसान के मुद्दे पर आने वाला वक्त का चुनाव लड़ा जाएगा, और ये मत भूलिएगा कि इसके अंदर ऐसे लोग होंगे। और क्योंकि टीचर का ये कर्तव्य होता है कि वो समाज को ये बताए कि आपको अपनी ज़िंदगी के लिए कैसे लोगों को चुनना है और किस तरह से बढ़ना है। तो हम लोगों की ट्रेनिंग कंटिन्यू रखेंगे, हम बताते रहेंगे। और हमने इन लोगों को जब हमने जगाया, तो यही एक इसकी अलग इतनी तेज हो गई है कि अब पूरे देश भर में लोग इन टीके लगाने वाले सेंटरों पर जाकर, पीएचसी पे जाके, सीएचसी पे जाके डॉक्टरों से पूछ रहे हैं कि तुम बताओ इसकी क्या गारंटी है, और तुम बताओ ये 100% सेफ कैसे है टीका। जब गांव के अंदर लोगों को सुस्ती आ रही है, जब ब्रेन हेमरेज से लोग मर रहे हैं लगातार, हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं लगातार, अपने पूरे देश के अंदर मौत का आंकड़ा भी एंटर नहीं कर रही है, जो ये एडवर्स इफेक्ट भी रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, एडवर्स इवेंट भी। तो इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी भी था, और लोगों ने समझा और विरोध करना शुरू किया। तो लोग अब खड़े हो रहे हैं, और क्योंकि जुडिशरी को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया हुआ है। जो जज लोया वाला केस था कि आपको लोया बनना है कि गोगोई बनना है, वो एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल भी आपको
इसीलिए दिया गया था ताकि आप जुडिशरी के ऊपर भरोसा कम करो और आने वाले वक्त में अराजकता और ज्यादा आए। तो अराजकता लाने के लिए फिर आपके बच्चों के लिए पहले तो टेलीविजन है, नेट सीरीज हैं और दूसरी चीजें हैं जो आपको आपके बच्चों को उलझा के रखती हैं। उसके बाद अगर बच गए आप उनसे तो कोकीन अफीम जो है वो खुद अमित शाह और नरेंद्र मोदी अडानी के साथ मिलके तस्करी कर ही रहे हैं। 3,000 किलो एक बार, 27,000 किलो एक बार, तो 30,000 किलो अगर ड्रग्स लाई जा रही है, वो कंटेनर्स जहां आने चाहिए था किसान का डीएपी वहां लाई जा रही है ड्रग्स। तो आप समझ सकते हैं कि आपके युवाओं को किस तरफ धकेलने की तैयारी हो रही है। 65% युवा इसके अंदर अपने देश के अंदर हैं और उनको ड्रग्स के जाल में फंसाने का पूरा प्रोग्राम इन लोगों ने किया हुआ है। इसी तरह से जैसे मेरे गांव के आसपास, मेरा गांव फफडाना है, तो वहां के आसपास मैंने देखा कि मैं आज दिन में किसी से बात कर रहा था तो मेरे दोस्त ने बताया कि वहां लगभग 2000 बच्चा, बड़ा के अंदर बड़ा गांव है, 15,000 से ज्यादा वहां जनसंख्या है, उस गांव में 2000 बच्चा ड्रग्स का शिकार हो गया है। तो हम उनको बचाने के लिए भी निकलेंगे और बहुत जल्दी वहां के लोगों से इस दिशा में काम करने की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो ये ड्रग्स सरकार की शय पर ही बिक रही है, सिंपली वो बिकवा रहे हैं ताकि आपका जो युवा है वो सोचने समझने की शक्ति खो दे। लेकिन आशावान लोग जो समाज के होंगे वो इकट्ठे होंगे, वो समाज को एक सूत्र में पिरोएंगे, वो बताएंगे उनको कि आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने गांव और आसपास के माहौल को कैसा करना है, सरकारों की एजेंसियों के ऊपर दबाव कैसे बनाना है। और आने वाले वक्त में अगर ये होता है कि जैसे अब कोई मुझसे सवाल पूछता है कि राजनीतिक विकल्प क्या है, कि आप राजनीति ऐसे कैसे कह सकते हो, जैसे कई लोग मुझे कह देते हैं कि आप आने वाले वक्त में राजनीति करोगे, तो उसके 2-4 पॉइंट हैं। देखो भाई, इन लोगों ने बड़ा खेल खेला हुआ है, तो ये चाहते हैं कि गोपाल कांडा जैसा बलात्कारी आदमी तो राजनीति करे, लेकिन कोई टीचर है वो राजनीति की बात भी ना करे। तो ये आपके दिमाग में इस तरह की चीज डालने की कोशिश करेंगे कि देवेंद्र बल्हारा अगर राजनीति करेगा तो वो गंदी चीज है। तो ये कोशिश करेंगे कि कोई भी अच्छा आदमी जब आने की कोशिश करेगा तो इनको लगेगा कि ये आदमी लोगों को समझा देगा कि तुम्हें अच्छा बुरे का क्या ज्ञान कैसे करना है। तो ये कोशिश करेंगे कि उस आदमी को बदनाम किया जाए, उसको ये कहे कि इस पे ये राजनीति कर रहा है। राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है। अभी किसी की बच्ची के साथ में रेप हो जाता है, किसी को कत्ल हो जाता है, तो कत्ल की न्याय की मांग करना, अगर उसको वो राजनीति कहते हैं तो ऐसी राजनीति तो होनी चाहिए। तो हर उस अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना, जहां पर आम आदमी के साथ गलत हो रहा है या किसी भी गलत चीज का विरोध करना, अगर राजनीति है तो यही तो राजनीति होनी चाहिए। वो कोई कह देता है कि लाश के ऊपर राजनीति कर रहे हो, तो लाश के ऊपर राजनीति होनी चाहिए। वो लाश हुई क्यों, और जिस आदमी ने किया उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि किसी को लाश में तब्दील कर दिया। इसीलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि इन चीजों के ऊपर राजनीति होनी चाहिए। एजुकेशन पे राजनीति होनी चाहिए, शिक्षा पे राजनीति होनी चाहिए। फर्जी बीमारी ला करके, फर्जी महामारी ला करके जबरदस्ती टीके लगाने पर राजनीति होनी चाहिए। अगर हो रही है तो अच्छी बात है, कोई इस तरह की राजनीति कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, पहली बात तो राजनीति जो है वो बुरी चीज नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और ऐसी भी बात भी मैं बताऊं आपको, ऐसा कोई आदमी नहीं है अपने समाज के अंदर जो राजनीति नहीं करता है। कैसे? आप 15-15, 16-16 साल के बच्चों को देख लीजिए, अपने पड़ोस में जब भी बैठे होंगे, कहीं पर भी दोस्त जा रहे होंगे, चुनाव के टाइम पे वो वहां बैठे सरकार बना रहे होते हैं। नहीं भाई, यहां तो इसकी सरकार है, यहां तो इसकी सरकार है। वो राजनीति कैसे करते हैं? अखबार और टेलीविजन की खबरों को देख के वो राजनीति करते हैं। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि अखबार और टेलीविजन आपके बच्चे के अंदर ऐसी राजनीति घुसा रहे हैं। वो राजनीति किस तरह की, पैसे वाली राजनीति है या जात पात की राजनीति है या धर्म वाली राजनीति है या ये कबाड़ की राजनीति है, वो आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को किस तरह की राजनीति सिखा रहे हैं। तो राजनीति हर आदमी कर रहा है। जो आदमी वोट डालता है वो राजनीति कर रहा है। इसीलिए इस बात से भागने की जरूरत नहीं है कि आप राजनीति करोगे। दूसरे नंबर पे आता है चुनाव लड़ने की बात। तो चुनाव लड़ने कोई जरूरी नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, कोई बुरा नहीं है। मैं अपनी बात कहता हूं अगर, कि मेरा चुनाव लड़ना जरूरी भी नहीं है और अगर मैं लड़ता हूं तो बुरी बात भी नहीं है। लेकिन मेरा यह मानना है, मैं अपनी बात कहूं तो मेरा चुनाव लड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उस दिशा में आपको कैसे आदमी चुनने चाहिए आपको यह बताना इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरह का आदमी अपनी विधानसभा के लिए चुनना है।
जैसे हम लोग खटखट टोल पर गए, फिर मैं डाटा मसूदपुर गया। एक खबर मैं आपको बता दूं, क्रांतिकारी गांव डाटा मसूदपुर ने क्या किया कि अपने गांव के अंदर जो पीएचसी और सीएचसी है उसको चिट्ठी लिख दी है, बकायदा 200-250 आदमियों ने लिख दिया कि हमें ये टीके वाले सेंटर अपने गांव में नहीं चाहिए, और वहां उन लोगों ने लिख के ले लिया कि मेरे गांव में कोई नहीं आएगा लगाने के लिए। दिस इज अ गुड थिंग। और आप देखिएगा उस गांव के अंदर सबसे कम मौत होने वाली है आने वाले टाइम में। और जिस मोहल्ले में सबसे कम हुए हैं, जैसे सुभाष संधू है डाटा के अंदर, आशीष है वहाँ मसूदपुर के अंदर, तो उन लोगों के मोहल्ले में सबसे कम होने वाले, क्योंकि उन लोगों ने लोगों को जागृत कर दिया है। तो जहां जहां जागृत हो रहे हैं लोग, विरोध कर रहे हैं। एक गांव का और आया था मेरे पास कि हम लोग भी विरोध कर रहे हैं और हमने भी भगा दिया है अपने यहाँ से इनको लगाने वालों को। जो आशा वर्कर के थ्रू थोड़ा बहुत एंट्री हो रही है इनकी, उनको टारगेट दिए जा रहे हैं कि इतने लोगों का तो लेके ही आने हैं, तुमने लेके ही आने हैं। इवन लोगों की मौत के बाद घर में मैसेज आ रहे हैं कि तुम्हारे को दूसरी डोज लग गई है, उन लोग मर चुके हैं, उनके वो आ गए हैं, वो हमारे पास सारे पड़े हुए हैं, आपको चाहिए तो बता देना कि किन किन लोगों को कैसे कैसे हुआ। तो ये होगा। और जैसे हम बता रहे थे कि कैसे लोग चुनने हैं, जैसे आने वाले वक्त में अगर किसान अपने बीच का आदमी चुनना हो, आप देखिए अगर अभय चौटाला को आपने एमएलए बना दिया है या कल को आपने गोपाल कांडा को बना दिया होता, तो इतने पैसे वाले आदमी के आगे तो रास्ते पर भी नहीं खड़े हो पाएंगे आप। आपको कल को विरोध जताना होगा तो आपको लठ मार दिए जाएंगे, आपको पुलिस के अंदर कर दिया जाएगा, देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा। तो इतने बड़े आदमियों को और ताकत देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तो कभी भी आप बड़े आदमियों को ताकत देने की कोशिश मत करिए, आप ताकत दीजिए अपने बीच के आदमी को जो आंखों की शर्म समझता हो। और अगर एक बार कोई आदमी गलत काम करने लग जाए, उसको लात मार के दूसरे अच्छे आदमी निकाल लीजिए। समाज में अच्छे लोगों की कमी थोड़ी है। हमारे समाज की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण यह है कि गोपाल कांडा जैसे लुच्चे और गंदे आदमी तो मैदान के अंदर डट के खड़े होते हैं, खट्टर जैसे वाहियात आदमी तो खड़े हो जाते हैं, खट्टर की वो 6.5 फुट की बहू जैसे गंदे और लालची आदमी तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो गांव का सच्चा और ईमानदार आदमी है वो चुप हो जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सच्चे और अच्छे आदमी को सड़क पे भी आना पड़ेगा, आपको उस नीतियों के अंदर भी उतरना पड़ेगा। तो अभी हम जैसे मैं बता रहा था कि आपको विधायक कैसे चुनना है। कल मैं असंध में था, वहां पर किसान बैठे हुए थे, उन्होंने जाम लगा रखा था असंध के अंदर। तो असंध के लोगों के से मेरी बात हुई, और वहां जब मैंने उन लोगों से बात किया कि भाई आप बताओ कैसे आदमी को चुनना चाहिए, तो बोले जी फिर कैसे चुने, हमें तो नहीं पता। मैंने उनको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया कि आप एक काम करिए, अपने गांव से 2 अच्छे आदमी चुनकर भेज दीजिए हमारे पास, 2 अच्छे आदमी। तो पूरी विधानसभा में मान लेते हैं हम कि 60 गांव हैं, तो 60 गांव अगर हम चुनते हैं और एक गांव से 2 विधायक हमने बनाए हैं, तो टोटल हमारे पास 120 विधायक हो गए। 120 विधायकों को अगर हम, जैसे मेरी एक संस्था है, एक मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, एक मेरा ट्रस्ट है जिसका नाम है निडर, NIDER। निडर का मतलब है नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च। तो डेमोक्रेसी अगर जैसे हमारी खत्म होने जा रही है, उसके ऊपर जागरूकता के लिए मैंने ये बनाया था 2016 में। तो निडर या मैं इस संस्था को भी अगर हम भूल जाते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब समाज की लड़ाई लड़नी है तो हमें किसी संस्था या किसी संगठन के नीचे आने की भी जरूरत नहीं है। तो हम मैं अपनी पहचान भूल करके, और हम लोग पूरी की पूरी टीम जो हमारे पास है, वो पूरी टीम अगर आपको संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है, एक विधायक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, उसे कितनी फंड मिलते हैं विकास के लिए, सालाना कितना पैसा मिलता है, उसके अधिकार किस किस के ऊपर, कहां कहां किस किस डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप वो कर सकता है, उस हिसाब से हम पूरी की पूरी उस विधायक के बारे में उसको ट्रेनिंग देंगे। 120 लोगों को ट्रेनिंग देंगे। एक तो आपके हर गांव के अंदर, क्योंकि विधायक तो एक आदमी ने बनना है, तो हर गांव के अंदर 2 अच्छे आदमी ऐसे हो जाएंगे जिनको ये मालूम है कि विधायक ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, आने वाले टाइम में वो बकवास नहीं कर सकता कि मेरे हाथ की बात नहीं है। पहला पॉइंट तो ये बताता हूं मैं आपको। दूसरी बात, उन 120 लोगों को जब हम ट्रेनिंग देंगे तो हम उनको ये भी पूछेंगे कि तुम्हारे गांव की क्या क्या समस्या है। तो दूसरी बात हो जाएगी, उस गांव की सारी समस्या टेबल पे आ जाएंगी। तो 100 पूरी विधानसभा की 160 के 60 गांव की समस्याएं टेबल पे आ जाएंगी, और फिर हम उनका एक सिलेबस तैयार करेंगे इन समस्याओं के समाधान कैसे होंगे। जब साल के अंदर इतना पैसा आता है और समस्याएं इतनी बड़ी हैं, तो प्रायोरिटी पे कौन सी समस्या है, दूसरे नंबर पे कौन सी है, तीसरे नंबर पे, उन समस्याओं का एक तैयार हो जाएगी लिस्ट। उसके बाद हम उन लोगों से ये मांगते हैं कि चलो, जब हमारे तो बच्चे चपड़ासी का भी पेपर देना हो, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम देना हो, तो भी वो
मतलब उनको पेपर देने पड़ते हैं, और विधायक ऐरा गैरा नथु खेड़ा कोई लुच्चा बलात्कारी हो जाएगा। तो इसलिए उसका एक तरीका हमने निकाला कि हम उन 120 लोगों का एग्जाम लेंगे, उन 120 लोगों में से जो बच्चा टॉप कर जाएगा उसे हम विधायकी के लिए फॉर्म भरने को दे देंगे, और पूरा के पूरे 60 के 60 गांव और वो पूरे के पूरे लोग उस आदमी को तैयार करें, क्योंकि उनमें से सारे वो अच्छे लोग छांट के आप लोगों ने दिए थे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि एक विधायक हो गया, एक उसका सेकंड कैंडिडेट हो गया, फिर जिला पार्षद हो गए उन्हीं में से फिर हम लोग सरपंच के लिए चुन सकते हैं, उन्हीं में से हम अच्छे लोग, यानी कि अब मान लीजिए हमारे पास 90 विधानसभाएं हैं और 90 की 90 विधानसभाओं में हम पर विधानसभा हमारे पास 100 लोग हो गए। पहली बात तो हमारे पास 9000 आदमी ऐसे हो गए जिनको संविधान का पूरा नॉलेज है, जिनको समस्याओं का समाधान करवाना आता है, और 9000 अच्छे समझदार लोग जब एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो कोई भी गलत कदम उठा दे, तो पूरे के पूरे गांव को दिशा दिखाई जा सकती है। तो दूसरे नंबर पे जो विधायक बनेगा वहां पर वो हमारे बीच का आदमी होगा, तो आंखों की शर्म भी होगी, वो बकवास नहीं कर सकता। तीसरे नंबर पे क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो वहां गए हैं। अब अगर अच्छे आदमी वहां पहुंचे हैं, 90 अच्छे आदमी वहां पहुंचे हैं, तो क्या वो अपने में से एक विधायक नहीं चुन सकते जिसको वो नेता मान ले और जिसको वो मुख्यमंत्री बना दे? उसके लिए तो अच्छे लोगों में से तो अगर पर्ची सिस्टम भी डाल देंगे तो जो भी एक आदमी की नाम की पर्ची निकल जाएगी उसे हम मुख्यमंत्री बना लेंगे। क्या जरूरी है किसी आदमी का चेहरा देख करके किसी आदमी को वोट करना? अब वो कहते हैं कि और कौन नेता है, अरे ऊपर बैठे किसी गधे को देख के हमें अपने यहां सुअर थोड़ी चुनना है, या ऊपर बैठे किसी सुअर को देख के नीचे कोई गधा थोड़ी चुनना है। हम क्यों चुने ऐसे गधों को? हम अच्छे आदमियों को ऊपर भेजेंगे और वो अच्छे आदमी फिर अपने में से किसी एक आदमी को चुन ले, वो अच्छा आदमी होगा। हम क्यों इन पार्टियों के गुलाम बनेंगे? और फिर हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करेंगे जिसमें हर बच्चे के रोजगार के लिए काम होगा। हम उसी को विधायक बनाएंगे जिसके पास हमारे गांव को सुधारने के लिए, हमारी एजुकेशन को सुधारने के लिए, हमारी पुरानी पद्धतियों को सुधारने के लिए, हमारे लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए जिसके पास योजना होगी, प्लान होगा, रिसर्च होगी, ग्राउंड वर्क होगा और समाज सेवा के लिए काम किया होगा, हम ऐसे आदमी को ही वहां भेजेंगे। हम ऐसे किसी आदमी को भेजेंगे ही नहीं जो जाए बैठ के चाय पिला के और कह दे हमारे बस की बात नहीं है। नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं तो तुम्हें कुर्सी से भागना पड़ेगा। हम गांव के लोगों को यह भी सिखाएंगे कि उन लोगों को जिन्होंने उनको अंगूठे से ताकत देकर के वहां पहुंचाया है, वहां से उतारना कैसे है। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस मुद्दे पर चर्चा करें और गांव-गांव में अलग जगाएं। तो आपका कोई भी गांव हो, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इस वीडियो को आप लोगों तक भिजवा दीजिए। जितने ज्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को भेजते हैं, इसका मतलब ये होगा आपने उसको यही कहना है फोन करके कि भाई मैं एक वीडियो भेज रहा हूं, उस वीडियो को एक बार पूरा सुन लेना, ताकि आपको यह पता चले कि हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस तरह से अगर ये हर जन तक पहुंच जाए, मान लो पूरे हरियाणा के अंदर हर आदमी के मोबाइल में अगर इसका लिंक पड़ा हो और ये पता हो कि देवेंद्र बलहारा आपके लिए एक बात लेकर के आया है जहां आप एक उम्मीद से ये कर सकते हो कि अपने बीच से अच्छा आदमी वहां भेज सकते हो, तो आपको ये भेजनी चाहिए। वहां तक विचार चला जाए, देवेंद्र की बात मत मानो, आप अपने तरीके से इस हिसाब से काम कर लीजिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मेरा टारगेट ये नहीं है कि मुझे नेता बनना है, मेरा टारगेट है कि आप अच्छे नेता कैसे बन सकते हैं या आपके बीच के अच्छे नेता वहां कैसे पहुंच सकते हैं। मेरा गाइड करने का काम है। मैं एक टीचर हूं, मैं नेता नहीं हूं। पहला बात आपको समझनी पड़ेगी। तो अगर आप मान लीजिए कल को आने वाले टाइम में ऐसे लोगों को तैयार करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको पढ़ाना है, तो उसके लिए हमारे पास पूरी बड़ी एक फौज है जिसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एक तो हर आदमी को यह वीडियो पहुंचा दीजिए। दूसरे नंबर पे आप क्या करिए, अपने गांव की मीटिंग करिए और अपने गांव का यूथ, आप चाहे 20 लोग हो जाएं, 20 यूथ हो जाएं, आप अपने गांव में मीटिंग रख के और हमें बुला लीजिए, तो हम उस यूथ को मोटिवेट करने का काम करेंगे कि तुम्हें किसान आंदोलन में क्यों जाना चाहिए, क्या क्या बुरे हालात और कौन से ऐसे कानून इन सरकारों ने पास किए हैं जो आपकी जिंदगियां आने वाले वक्त में बर्बाद करने वाले हैं। तीसरी चीज आपको क्या करनी है कि अपने गांव से अच्छे लोगों की लिस्ट बनानी शुरू कीजिए। कितने लोग हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं और कितने लोग हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं। तो कल को जब हम गांव की मीटिंग करते हैं तो वहां वो लोग ना हो जो ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वो लोग हो जो ज्यादा काम करते हैं। वो लोग ना हो जो किसी पार्टी के गुलाम है। हमने किसी भी पार्टी के गुलाम को रिजेक्ट कर देना है। यानी जो आदमी किसी ना किसी आदमी का चमचा रहा हो, गुर्गा रहा हो, उसकी पार्टी में उसकी चमचागिरी करता रहा हो, या अपने बच्चों की नौकरियां लगवाने के लिए जो आगे पीछे घूमता हो, ऐसे लोगों को सिरे से नकार दो कि हमने किसी पार्टी का आदमी नहीं लेना है, वो किसी पार्टी में ना हो।
तो ये एक पॉइंट हम लोग उनको दे सकते हैं। होगा तो होगा, मतलब मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आप इसमें अपने गांव के हिसाब से चेंज कर सकते हो, जैसी आपके गांव की हो, बाद में भी चेंजेस आ जाएंगे। सारी चीजें जो हैं, सारे बदलाव वो मतलब ऐसे ओवरनाइट नहीं होते हैं, एकदम से नहीं होते हैं। ना समाज एकदम से बर्बाद हुआ है, ना ही समाज एकदम से मतलब उभरेगा। तो मैंने इसी जो मैं आपको YouTube चैनल या Facebook पे डाल रहा हूं, इसी पे अगर आप नीचे जाएंगे मेरी वीडियोस में, तो मैंने वहां ये भी शेयर किया हुआ है कि 100% एजुकेशन वाला सिस्टम कैसे तैयार कर सकते हैं। हमारे पास जुआ गांव का एक स्कूल का एक मेरी वीडियो है, वो आप नीचे जाके देख सकते हो। वीडियोस पे ऊपर क्लिक करेंगे जब चैनल पे क्लिक करने के बाद, तो वीडियोस में नीचे वो जुआ गांव का एक मेरा लेक्चर है, वहां से पता चल जाएगा हम वहां कैसे काम कर रहे हैं। इसी के अंदर आपको यह भी मिल जाएगा कि ये तीनों काले कानून कहां कहां क्या क्या इसके अंदर गड़बड़ है, उसकी डिटेल भी मैंने वहां दी हुई है नीचे। तीनों कानून नहीं, समाज के हर तबके की मौत का फरमान है, ये वो वीडियो भी दी हुई है। तीसरी एक वीडियो इसके अंदर है कि ये प्लैंडेमिक जो है, जिसे हम लोग पेंडेमिक बोल रहे हैं, ये जो प्लैंडेमिक है ये क्या सीन है, इसके पीछे का उस पूरे क्रिमिनल गैंग जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्रिमिनल गैंग है, उसका क्या खेल है, क्या रोल है और वो कैसे चलेगा, उसका मैंने पूरा इलस्ट्रेशन वहां पे दिया हुआ है। तो ये आपको पूरा समझना है कि ये खेल क्या है, वो खेल क्या है, ये खेल क्या है। फिर बच्चों की प्रतिभा को कैसे पहचानेंगे, इसकी भी मैं वीडियो डालूंगा, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको अब तक वो मैसेज पहुंचते रहें कि मैं आपको वीडियो बना रहा हूं और बता रहा हूं। और जो और बिल हैं, जो और कानून आए हैं, उन कानूनों पर भी हम बहुत जल्दी चर्चा करेंगे और आपको ये मैसेज पहुंचाते रहेंगे, ताकि आप जागरूक रहें। मीडिया आपको ये खबरें नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपके काम की चीजें वहां नहीं दिखाई जाती हैं। तो वो हम आपने लेकर के जितनी कोशिश हो सकेगी, हम दिन रात इस काम पे लगे ही हुए हैं 24 घंटे, फिर भी हम बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए जो रिसर्च पार्ट है उसी पे कई घंटे लग जाते होते हैं। तो प्लीज आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप ये लोगों तक बात पहुंचे। और आने वाले वक्त में मैं ये समझता हूं कि जो अच्छे लोग अगर आ जाएंगे, आगे आएंगे, तो हम एक अच्छा समाज बना पाएंगे। अच्छा समाज बनेगा तो मेरा बच्चा भी उसमें सुरक्षित रहेगा। तो मैं ये मानता हूं कि मैं अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, आप भी अपने बच्चे के लिए आइए और इकट्ठे होकर के ये लड़ाई लड़ें। और मोस्ट प्रोबेबली इस महीने की नवंबर की एंड में मैं एक साइकिल यात्रा शुरू कर रहा हूं पूरे हरियाणा के अंदर, जिसके अंदर रोडवेज की प्रॉब्लम्स को भी लिया जाएगा, टीचर्स वालों की भी, स्कूल कैसे बर्बाद हो रहे हैं, पंचायती जमीन कैसे बेच रहे हैं, आपके बैंकों का क्या बुरा हाल है, दुकानदारों का क्या हाल है, इसमें छोटे मजदूरों का क्या हाल है, गरीब लोगों को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप तक लेके आऊंगा और आपके अंदर जागरूकता लाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको जानकारी पता लगे। इस पूरे प्लैंडेमिक के पीछे का खेल है वो क्या है, पूरा समझाऊंगा। एक एक गांव में 2-2, 3-3 घंटे का लेक्चर देके मैं चलूंगा। हमारा टारगेट ये है कि हम लोग या तो हम टिकरी से चलेंगे और पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर घूम करके, पूरा हरियाणा का चक्कर लगा के मैं फिर इधर आऊंगा सिंगू बॉर्डर पे आकर के, और फिर हम वहां उसका समापन करेंगे। तो किसान आंदोलन और किसानों के बिल और उनके साथ कैसे गरीब तबका बर्बाद होगा, कैसे वो बर्बाद होंगे, वो सारा का सारा हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाएं। और इसी तरीके से वो साइकिल यात्रा जैसे जैसे चलती जाएगी, लोग और जागरूक होते जाएंगे, वहां लोग पहुंचेंगे और लोगों तक वीडियोस जाएगी, तो उनको पता चलेगा कि हाँ, एक उम्मीद की किरण है जिससे हम लोग काम कर सकते हैं। तो आपको ये आंदोलन लड़ने की शक्ति नहीं मिलेगी। तो दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि आप मतलब इस यात्रा के लिए भी लोगों को बताइए कि आपको पहले से ही बताना पड़ेगा कि किस गांव में मुझे आना है, किस गांव में मुझे नहीं आना है। हमारा रूट रहेगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। मतलब अगर मैं टिकरी से चालू करता हूं तो अगला बहादुरगढ़ से अगला जो डिस्ट्रिक्ट मैं कोई भी लूंगा, उधर झज्जर लेता हूं, रोहतक पहले लेता हूं कि पहले हम सीधा झज्जर बीच में से निकलेंगे, वो देखना पड़ेगा। मैं रूट बना लूंगा, मेरे पास वैसे पिछले साल का बना हुआ था। हमने ये 2 अप्रैल 2020 से चलनी थी ये यात्रा, लेकिन 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया, इसलिए ये कैंसिल हो गई। फिर नवंबर दिसंबर में हमने परमिशन मांगी, तो सितंबर में नवंबर में वो आंदोलन शुरू हो गया था, किसान आंदोलन, तो सरकार ने हमें परमिशन नहीं दी, और क्योंकि लॉकडाउन का बहाना लगा दिया, प्लेंडेमिक का बहाना लगा दिया, अब हम परमिशन नहीं लेने वाले हैं। अब सरकार को ये अपने आप देखना होगा, मैनेजमेंट, मैं परमिशन नहीं लूंगा। अब हम चल पड़ेंगे और रोकने वाले देखते हैं कौन है, उनका काम है, वो क्या करेंगे, प्रशासन क्या करेगा, क्योंकि ये तो देंगे ही नहीं परमिशन, तो लोगों को इकट्ठा होने की तो परमिशन देते ही नहीं। जहां पता चल जाए 4 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, धारा 144 लगा के बकवास कर देते हैं।
पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, यूएपीए लगा हुआ है, एनएसए लगा हुआ है, लगा दें अब तो, चाहे जेल में भेज दें। अब हम जेल में जाने को तैयार हैं, लेकिन अब हम इनकी बकवास नहीं सुनेंगे, अब हम लोगों को बताने के लिए निकलेंगे। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाएंगे, और बीच में हम 2 गांव में रुकने का हमारा प्लान हो सकता है कि इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 2 गांव में। तो इस तरह से हमने ये प्लान किया कि एक जिले को हम 2 दिन देंगे, यानी कि जिला अगर बीच में आता है तो एक उससे पहले हम उसके गांव में रुकेंगे, एक उसके बाद उस गांव में रुकेंगे, मतलब बातचीत करने के लिए। और जिले में रुक करके फिर हम उन डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे, अपनी जो जो डिमांड होंगी, जिसमें हर महकमे की डिमांड्स होंगी और हर आदमी की, हर तबके की डिमांड होंगी। तो आप हमारी वीडियो के ऊपर ये कमेंट कर सकते हो कि हमें किस किस चीज की डिमांड करनी है। किसान को ट्यूबवेल का कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे हो, उसके बिजली के कनेक्शन इतने महंगे क्यों कर दिए हैं, उसको बिजली क्यों इतनी महंगी कर दी है, नया बिजली का बिल, जो नया बिजली कानून आ रहा है वो भी नहीं आएगा, मॉडल एपीएलएम एक्ट जो बकवास है, जिसके अंदर हमें डंगर रखने की परमिशन नहीं है, और इसी तरह से जो नए बीज के कानून आ रहे हैं, खेती के कानून के साथ जो और कानून लेकर के आ रहे हैं आपकी बिल्कुल नाक बंद करने के लिए, हर डिपार्टमेंट, हर महकमे की, वो सारे कानूनों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें पुलिस वालों की आवाज भी हम उठाएंगे, मिलिट्री वालों की आवाज भी उठाएंगे, सबकी आवाज उठाएंगे, जिसके अंदर जहां जहां जो जो गलत हो रहा है। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कहां कहां किस किस के साथ गलत हो रहा है, किस किस डिपार्टमेंट में गलत हो रहा है। हम उसकी एक लिस्ट तैयार करके फिर एक मांग पत्र बनाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे और वो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को हम देते चलेंगे। सबसे आखिर में हम कोशिश करेंगे कि हम मुख्यमंत्री के वहां पर एसीएस को भी देकर के आए, पंचकुला के अंदर भी। तो ये आपको समझना होगा कि हम सारे चलेंगे। आप में से जो जो साइकिल यात्रा में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं वो साइकिल अपना ले लीजिए, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। 15-20 एक महीने के अंदर हम कोई ना भी डेट फाइनल कर लेंगे। और अपडेटेड रहिए, मेरे साथ व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट हो जाइए। 9518170000 मेरा फोन नंबर है। व्हाट्सएप ही करिएगा, कॉल मत करिए प्लीज, बहुत ज्यादा कॉल्स हो जाती है, मैं नहीं उठा पाता। बोलना बहुत, सारा दिन फोन पे भी बोलना रियली बहुत परेशान कर देता है। तो ऐसा ना हो कि मुझे फोन बंद करना पड़े। आप व्हाट्सएप करिए, करके छोड़ दीजिए, वॉइस मैसेज भेज दीजिए, आप अपना नाम जरूर लिख के भेजिए। बहुत से लोगों को मैं कहता हूं भाई कौन, तो बोलता है सर जी मैं दादरी से बोल रहा हूं। भैया जी कौन, सर दादरी से बात कर रहा हूं। मैं कौन बोल रहा है, फलाना बंदा बोल रहा हूं, फिर नाम बताता है। तो पहले नाम लिख के भेजिए, फिर लिख के भेजिए आप कहां से हो, ताकि मुझे, मैं जिससे बात कर रहा हूं, मैं कल को आपको पुकारूं तो हाँ मुकेश भाई क्या कर रहे हो, हाँ राजेश भाई क्या, इस तरह से मैं बता सकूं आपको। इसलिए व्हाट्सएप पे भेजिए आप मैसेज, वॉइस मैसेज भेज दीजिए आपको जो कहना है। फिर मैं आपकी बात को जब भी मैं खोलूंगा व्हाट्सएप, आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो जो भी समाज की बात होगी, पर्सनल बातचीत मैं बहुत कम करूंगा, तो ये आपको रखना होगा। आपके पास कोई आइडिया है वो आप भेज सकते हैं, और कोई समस्या है आप मान लीजिए इस कमेंट में नहीं लिख सकते कि आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपके कमेंट को देख के कोई कहेगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं उसकी अपनी लिस्टिंग में ऐड करता रहूंगा। और फिर हम आखिर में एक मांग पत्र बना लेंगे जो हर डिपार्टमेंट की, हर आदमी की मांग उसके अंदर हो। और फिर आप में से जो जो लोग, जो जो युवा इसमें अपने समाज के लिए अपनी भागीदारी दिखाना चाहते हैं, भागीदारी करना चाहते हैं, वो हमारे साथ आ जाइए और फिर हम इसके अंदर इस यात्रा को शुरू करेंगे। और यकीनन हम लोग इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे, किसान आंदोलन को। और यकीनन ये जो आज एलनाबाद का जो चुनाव है, ये सिर्फ एक मैसेज मेरे हिसाब से देकर के गया है कि अगर हम इकट्ठे हो गए तो हमें हराने वाला कोई नहीं है। और केवल किसान आंदोलन है जिसकी बदौलत अभय चौटाला जीते हैं। अगर किसान आंदोलन नहीं होता, अगर किसानों का एक तरफा सपोर्ट नहीं होता, तो अभय चौटाला को तो बेच दिया होता। और क्योंकि आने वाले वक्त में INLD भी जेजेपी की तरह बीजेपी का सपोर्टर हो सकती है। दुष्यंत चौटाला के खिलाफ इतने कागज हैं, इसने इतने घपले कर रखे हैं कि दुष्यंत चौटाला को अपनी जेजेपी विलय करना ही पड़ेगा बीजेपी के अंदर। तो जो जेजेपी वाले हैं वो ऐसे हो जाएंगे जैसे धोबी का कुत्ता होता है, ना घर का ना घाट का, ये देख लीजिएगा। और INLD बीजेपी के सपोर्ट में ही जाएगी, वो कांग्रेस के सपोर्ट में कभी नहीं जा सकती। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैनेज कर लिया गया है, उसको पैसे दे दिए जाएंगे। अब जैसे अगर गोपाल कांडा अकेला 500-700 करोड़ रुपया इस चुनाव में खर्च कर सकता है, तो 1000 करोड़ रुपया अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुंह पे मारेंगे तो वो भी चुप हो जाएगा। आप देख लीजिए, इस लोगों को जबरदस्ती टीके लगाए जा रहे हैं, इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कुछ नहीं बोला है, इस पे ओम प्रकाश चौटाला भी कुछ नहीं बोला है। जेजेपी और बीजेपी वाले तो हैं ही दल्ले, वो तो बोलेंगे ही नहीं, वो तो कहेंगे इतने इतने लगा दिए। अब 100 करोड़ लगा दिए, 100 करोड़ नहीं लगे हैं भैया जी, फर्जी टीके के सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं।
तो आप ये समझिए लोग डरे हुए थे। आपने अपनी आशा वर्करों को और अपने दलों को भेज करके उनको डराया था कि तुम्हारी पेंशन रुक जाएगी, तुम्हारी तनख्वाह रुक जाएगी, लेकिन अब तुम्हारी सच्चाई आ रही है। अब लोग नहीं मानेंगे, अब लोग ये मतलब अब लोग खड़े होंगे, अपने बच्चों को नहीं लगने देंगे, ये मुझे पता है। बच्चों का केस आएगा तो अगर बच्चों पे तुम लोगों ने नजर डाली ना तो ये समझ लीजिएगा कि आग लग जाएगी इस देश के अंदर। आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा आप सोच नहीं पाएंगे। तो किसी भी कीमत पर बच्चों को नहीं लगा रहे हैं। और वो गधे समझ लें जो अपने बच्चों का नाक ढककर उनकी सांस रोक रहे हैं, वो अपने बच्चों को कम से कम ना लगाएं यार। अब तो पता लग गया कि सब फ्रॉड था, अब तो पता लग गया प्रधानमंत्री फ्रॉड आदमी है, बिका हुआ है। अब तो पता लग गया कि ये जो नरेंद्र मोदी भी बिका हुआ है, अरविंद केजरीवाल भी उन्हीं के साथ शामिल है, और ये राहुल गांधी भी शामिल है। राहुल गांधी की मां तो पीएचएफआई को लाने वाली थी अपने देश के अंदर, वही तो लेकर के आई थी 2006 में पीएचएफआई को। ट्रिपल पी का मॉडल लाया हुआ ही कांग्रेस का है। तो कांग्रेस भी दूध की धुली नहीं है। तो हमें पार्टियों में बंद कर नहीं रहना है, हमें किसी का गुलाम नहीं रहना है। पर व्यक्तिगत लाभ के लिए अगर आप लोग किसी पार्टी के गुलाम हो जाएंगे तो आपका समाज खराब हो जाएगा, और समाज खराब हो गया, पड़ोसी के बच्चे के हाथ में नशे का इंजेक्शन होगा तो आपके बच्चे के घर नशे का इंजेक्शन आना बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए अगर अपने बच्चे को बचाना है तो व्यक्तिगत लाभ के लिए इन कुत्तों के पीछे भागना बंद कर दो। कातिया का कुत्ता बन के मत रहो। आप इन गंदे लोगों के, इन गुंडों के पीछे मत घूमिए। आप अपने समाज को बचाने की लड़ाई लड़िए। न्याय व्यवस्था कैसे बढ़िया की जाए इसके ऊपर विचार कीजिए। गांव की जमीन बेचने के लिए जो प्रधानमंत्री ने हर पंचायत के एडमिनिस्ट्रेटर को चिट्ठी लिखी हुई है कि नीलामी के लिए कौन सी जमीन अवेलेबल है, उसको बचाने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन जितना हो सके बंद कर दीजिए, कोई ऑनलाइन खरीदारी नहीं करनी है। बड़ी कंपनियों की खरीदारी बंद कर दीजिए, ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं खरीदना है। इंटरनेट का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम कीजिए। टीवी बिल्कुल बंद कर दीजिए, अखबार बिल्कुल बंद कर दीजिए। इन्हीं की एडवर्टाइजमेंट से बड़ी कंपनियां आपको गुलाम बनाती हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा आने वाले वक्त में। सरकारी जितनी भी योजनाएं इन्होंने, सरकार की गंदी योजनाएं जो ऑनलाइन के नाम पे चालू कर रखे हैं, इनका विरोध कीजिए। जो फैमिली आईडी वाला फंडा है इसको विरोध कीजिए। हाईकोर्ट के एग्जाम में हमने एक दिन सड़क जाम की थी चंडीगढ़ के अंदर, उस दिन आपको याद हो वो वीडियो भी मेरी काफी वायरल हो गई थी। चंडीगढ़ में हाईकोर्ट के एग्जाम में उन्होंने आरटीपीसीआर और वो सर्टिफिकेट की डिमांड करी थी कि दोनों डोज लगे होने चाहिए, और वहां जाकर के जो उन युवाओं ने जो बवाल मचाया था उसके बाद इनको अकल आ गई और उसके बाद बंद कर दिया। आज तक किसी पेपर में चेक नहीं हुआ है कोई आरटीपीसीआर या कोई डोज। ये सिर्फ आपके विरोध करने का नतीजा था। आज खालसा कॉलेज के बाहर भी मैं लोगों को कहा तो सबने अपने मास्क उतार के फेंक दिए थे, जबकि दिल्ली मेट्रो के अंदर बिना दूसरी डोज की सर्टिफिकेट के बिना उन लोगों ने एंट्री बंद करी हुई है। और ये उन लोगों की बुजदिली का सबूत है। चाहे नीलेश ओझा जैसे लोग, चाहे रोहन टिंगरा जैसे लोग वो अपने एम को बड़ा ब्रांड करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जमीन पर लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हैं। तो जमीन पे आकर के हम लोगों को विरोध करना पड़ेगा और इनका बिल्कुल संपूर्ण बहिष्कार करना होगा। सिर्फ तब किसान बच सकता है और अपनी जमीनों को और अपने बच्चों को और अपनी फसलों को, अपनी नस्लों को बचा सकता है। अदरवाइज ये लोग पूरा प्लान कर चुके हैं आपको मेंटली, फिजिकली जमीन के हिसाब से गुलाम बनाने का। और अभी आने वाले वक्त में डिजिटल करने वाला है ये। जिस तरह नोटबंदी करी थी, इसे बैंक बंदी हो सकती है। इसीलिए बैंकों के लोगों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है। हर डिपार्टमेंट में आउटसोर्सिंग करी जा रही है, निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो आउटसोर्सिंग से बचना है। अपने बच्चों को परमानेंट नौकरी दिलाने के लिए सरकारी डिपार्टमेंट का बचना बहुत जरूरी है। उसके विरोध में आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि हमारे बच्चे को तो नौकरी मिलनी नहीं तो हम क्यों आए। आपके बच्चे को किसी को भी मिल सकती है अगर व्यवस्था ठीक करेंगे। तो व्यवस्था ठीक करने के लिए आप आगे आइए। अपना सब कुछ दांव पे लगा के हम लोग लड़ रहे हैं। आपको भी अपना कुछ ना कुछ तो आप कंट्रीब्यूशन आप कर ही सकते हैं। आप कहीं लिख सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। आईटी डिपार्टमेंट में आपका कोई काम है, आप कोई वेबसाइट बना सकते हैं, हम आपको बता देंगे आपको क्या मदद करनी है। आप अगर कुछ भी तरह की मदद करना चाहते हैं, आप प्लीज आप हमारे को व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको बता दूंगा आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं, और फिर हम इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे। और निश्चित ही हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां एक दूसरे के साथ हम लोग प्यार से रह सकें, खुशहाली से रह सकें, और अपने बच्चों को आने वाले वक्त में इनका गुलाम होने से बचा सकें। तो अपने बच्चों के मुंह नहीं ढकने हैं। दिल्ली वालों को स्पेशली बोल रहा हूं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पंजाब के चुनाव में सिंगल डे नहीं लगाता है, सिर्फ मीडिया के सामने आने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए लगाता है, और वहां करोड़ों रुपए लूट रहा है वो।
इसका विरोध करिए। आप लोग जो आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं उनको विरोध करना पड़ेगा। कल को मुझे भी आपिया बोलते थे कि आपिया है, आपिया नहीं हूं भाई। अपन ने उसके एजुकेशन के प्रोग्राम देखे कि उसने स्कूल बढ़िया बनाए। मुझे क्या पता था स्कूलों के अंदर कत्ल खाने खोलेगा, वो लोगों के अंदर टिकट घुसाए के लोगों को मारने का प्रोग्राम करेगा। इसीलिए आपको यह विरोध करना पड़ेगा आपको कि आप इस पूरे प्रोपेगेंडा को समझें और अपने बच्चों को इनके गुलाम होने से बचा सकें। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज का ये मतलब जो वीडियो है यहीं समाप्त होता है। आप आशावान रहिए, उम्मीद मत छोड़िएगा, ये मत सोचिए कि देश का कुछ नहीं हो सकता। अच्छे लोग आइए, हम लोग सारे अच्छे लोग मिलकर के एक अच्छा समाज बनाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद।